प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 261 श्रीमती माला राय। क्वेश्चन नंबर माला राय 251। माननीय मंत्री जी उत्तर पटल पर रख दिया है जी। 251 श्रीमती लवली आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक सवाल सप्लीमेंट्री है। कई स्मार्ट शहरों में डिजिटल सुविधाएं जैसे कमांड सेंटर तो बना दिए गए हैं, लेकिन जल भराव, झुग्गी पुनर्वास और कचरा निस्तारण जैसे बुनियादी समस्याओं अब भी बनी हुई है। साथ ही कई नगर निकायों के पास इतनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता नहीं है कि वे बड़े स्तर के शहरी विकास प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा कर सके। क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या स्टाफिंग सहायता दे रही है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन में बुनियादी जरूरतों की अनदेखी ना हो और नगर निकायों को जमीनी स्तर पर सक्षम बनाया जा सके? अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुल 9,216 करोड़ की लागत के 196 पीपीपी और ये योजनाएं शुरू की गई। इसी प्रकार से इन सब योजनाओं को सिलेक्ट करने के लिए, प्रदेशों को सिलेक्ट करने के लिए कुल मिलाकर ये योजना प्रदेशों के ऊपर छोड़ी गई थी कि वो कौन कौन से शहर चुनेंगे और कौन कौन से उसमें उनकी ओर से काम चुने जाएंगे। कुल 8,000 से ऊपर ये शहर चुने गए थे और उन सब शहरों के अंदर कौन से प्रोजेक्ट चुनने हैं ये सब प्रदेशों के ऊपर निर्भर करते हैं। कुल 8 कैटेगरीज के ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं इनको चुना गया था, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक जो 8,000 प्रोजेक्ट हैं उसमें कुल 7,500 ये बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई 2025 तक 95% अर्थात 7,336 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी लागत 1,53,977 करोड़ है। लगभग 99% निर्धारित बजट यह 100 शहरों को जारी किया जा चुका है। 31 मार्च 2025 को ये मिशन वित्तीय समापन हो चुका है। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसी जो उपलब्धियों के रूप में अलग अलग शहरों ने और एक प्रकार से लागू किए हैं। 100 के 100 स्मार्ट शहरों में ICCC और इसकी स्थापना शहरी सेवाएं क्रांतिकारी रूप से बेहतर हुई है। चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति हो या आपदा प्रबंधन हो। इसमें बहुत से ऐसे जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं। वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, इसके अंदर भी 84 स्मार्ट शहरों में और 1200 से अधिक सार्वजनिक स्थान विकसित, जिनमें 62 शहरों में 318 किलोमीटर जलपथ निर्माण शामिल हैं। जैसे श्रीनगर का जेलम रिवरफ्रंट, शिवमोगा का तुंगा रिवरफ्रंट, इंदौर का खान रिवरफ्रंट, नासिक का गोदावरी रिवरफ्रंट, इम्फाल का कांगला रिवरफ्रंट, शिलांग का कुंभकरा रिवरफ्रंट, पटना और कानपुर का गंगा रिवरफ्रंट। यहाँ तक जलापूर्ति की बात है, 17,000 किलोमीटर जल नेटवर्क में स्काडा से निगरानी, जिसमें लीकेज नुकसान में भारी कमी, मुरादाबाद में 15% रिडक्शन इन नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेज और इसी प्रकार 10% इम्प्रूवमेंट इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 48 शहरों में 9,000 RFID युक्त वाहनों से मार्ग संतुलन और दक्ष संग्रहण, इम्प्रूवमेंट रूट मैनेजमेंट एफिशिएंट कलेक्शन। इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइटिंग, आवास, स्मार्ट समाधान, शिक्षा। महोदय, मैं ये बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत के शहरी ताने बाने को वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता, समावेशन, सुरक्षा
और सततता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये उपलब्धियां सतत प्रयास, उत्कृष्ट नेतृत्व और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की प्रतिबद्धता है। यहाँ तक अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों की डिमांड है, उस नाते से ये प्रदेशों को भी निर्भर है कि उस बजट का प्रबंध वो कैसे प्रबंध करेंगे। सरकार की योजना में हर शहर को 500 करोड़ रुपया केंद्रीय सहायता और 500 करोड़ रुपया प्रदेश की ओर से ऐसा 1000 करोड़ के लगभग राशि खर्च की गई है। अब इसके आगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से पुनरावृत्ति करने का काम प्रदेशों को करना है, एक अच्छा रास्ता प्रदेशों को मिले, शहर अच्छे स्थायी बने, इस प्रकार की योजना है। धन्यवाद। लवली आनंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारा था कि जब मंत्री जी ने पूरा विस्तार में हमें बता दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही था कि जो रुक गया है काम तो उसमें किस तरह से उसको मिलेगा, तो उन्होंने विस्तार में हमें बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अध्यक्ष महोदय, जैसा संसद महोदय ने बताया है कि मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी हैं, फिर भी कोई अतिरिक्त सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा तो स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में सब चीज़ें मैं बताने के लिए तैयार हूँ। खास करके इन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो सफल मॉडल हैं उसमें सबसे पहले जल महल मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब वडोदरा, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सफल प्रोजेक्ट में बनाए गए हैं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन CNT वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी एट सूरत, और साथ ही सूरत मनी कार्ड कॉमन मोबिलिटी कार्ड सूरत में, ये सूरत के अलावा 3 अन्य शहरों में भी कोची, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इन सब शहरों पर भी कॉमन मोबिलिटी कार्ड ही लागू किया गया है। इससे नगरीय परिवहन सेवाओं के साथ साथ रिटेल भुगतान भी सरलता से किया जा सके। बायो CNG प्लांट इंदौर, ये भी अपने आप में एक विशेष इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसको सभी शहर इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट ये सब स्थापित हुआ है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए आई है। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब पुणे, वडोदरा और भुवनेश्वर, इस प्रकार का ये सिस्टम बनाया गया है। मार्केट डेवलपमेंट भी रायपुर, धर्मशाला और बिलासपुर, इसमें मल्टी मॉडल मार्केट रीडेवलपमेंट ऐसा किया गया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग बंगलुरु, नागपुर और बेलागावी, इनमें मल्टी लेवल कार पार्किंग इसका भी प्रबंधन किया गया है। स्मार्ट पोल, स्मार्ट लाइट्स, इसका भी प्रबंधन किया गया। श्री रविंदर वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है उत्तर में कि 8,063 परियोजना चालू है, उसमें से 7,636 परियोजना पूरी हो चुकी है। मेरा प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटीज मिशन SCM को 2015 में 100 शहरों में के लिए लॉन्च किया गया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मिशन को और नए शहरों में विस्तार देने पर कोई विचार किया था, जा रहा है, और जो ऐसे इन 100 शहरों में SCM के तहत बनाए गए हैं उनके लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए क्या फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया गया है क्या? अध्यक्ष महोदय, ये स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम, ये चूँकि हरियाणा की, हमारे देश की आबादी क्योंकि लगातार शहरीकरण हो रहा है, अभी तक हमारी जो आबादी है वो शहरों में 33% हो गई है, जो आज से 20 साल पहले मात्र 20% थी। लेकिन अब आगे चल करके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक ये आबादी 50% हो जाएगी, और इतनी बड़ी आबादी में शहरों का, नए शहरों का निर्माण और पुराने शहरों को भी कैसे रीडेवलप किया जाए, उसके लिए एक मॉडल के रूप में ये स्मार्ट सिटी मिशन ये लागू किया गया था। और स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने का अर्थ ये है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट जो एक अच्छा, सुंदर, टिकाऊ प्रोजेक्ट बन सके, एक सीमित मात्रा में ये प्रदेशों को एक अवसर दिया गया ताकि उनको अपनी ओर से रेप्लिकेट कर सके, नए शहरों में लागू कर सके, और नए शहरों में लागू करके अपने शहरों को सुंदर, स्वस्थ,
वातावरण अनुकूल ये सब बना सके, इसलिए इस योजना को 31 मार्च 2025 को बंद किया गया है। जो प्रोजेक्ट शेष बचे हैं उनको भी 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने के लिए कह दिया गया है, ताकि उस समय तक वो पूरा करें। इसकी पूरी राशि जिन प्रदेशों को जानी थी उनमें सबको चली गई है। केवल 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी राशि को 12 प्रदेश अपना पूरा खर्च पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो सब कार्यक्रम अब 31 मार्च 2025 को इसको समाप्त कर दिया गया है। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा और संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं की तरफ नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप चुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदल। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदल। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। श्री अरुण गोविल, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे प्रश्न पूछने का सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएफ की डिजिटल पहल और पीडीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? प्रश्न ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन स्थगित करता हूं आज 12 बजे तक। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष की कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभापटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्लीज बी सीटेड। आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3, श्री BL वर्मा जी, प्लीज। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के संग अंकित
उत्तर सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री जॉर्ज कुरियन जी। Yes, with your permission, I raise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at the serial number 5 in the revised list of business report. आइटम नंबर 6 श्री बसवराज बोम्माई जी। Sir, I am to present the 7th, 8th, 9th and 10th reports in Hindi, English versions of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 6 in today's order paper. आइटम नंबर 7 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांग 24-25 पर कोयला खान एवं इस्पात संबंधित अस्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिश पर अमल की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to present a statement, Hindi and English, of estimated receipts and expenditure of the state of Manipur for the year 25-26. माननीय सदस्यगण, आप अपने सीट पर जाके बैठिए। आप अपने सीट पर जाके बैठिए प्लीज। सदन चलने दीजिए। सदन चलने दीजिए। और रोज आप लोग ये बैनर पोस्टर लेकर के आते हैं, ये उचित नहीं है। प्लीज आप लोग बैठिए। सदन चलने दीजिए प्लीज मैडम, प्लीज। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते, भारत के संसद को आप गरिमामंडित कीजिए संसद को। हर दिन इस तरह का व्यवहार, एक कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए। सदन को बाधित करना ये उचित नहीं है। बार बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, हर दिन बाधित करेंगे। सदन में आप अपना विषय रखिए, लेकिन सदन को बाधित करना ये सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाती है, ये उचित नहीं है। पूरा देश दुखी है यार। आपके व्यवहार से, सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज allow to continue the session. Please be seated. Please. Leader of the, आप थोड़ा बैठाने का कोशिश कीजिए। थोड़ा बैठा दीजिए पहले बैठा दीजिए, बाद में बोलिएगा। आप बैठा दीजिए पहले, अपने मेंबर्स को बैठा दीजिए प्लीज मेंबर को बैठा दीजिए। मैं आई विल अलाउ टू स्पीक यू, प्लीज आई विल अलाउ टू स्पीक यू। बात सदस्यों को बैठा दीजिए, देन आई विल अलाउ। इफ you are will be in well, I will not allow. आप माननीय सभी सदस्यों को अपना सीट पे बैठा दीजिए। I will allow to speak you. You are a senior member of the house. I will allow. ऐसे सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की। माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Madam, I am bringing a very important bill and for the maritime sector of India. So I believe, if you allow me, so can I proceed, madam? Yes, sir. सभा की सहमति हो तो बिल। Madam, I rise to move that the Merchant Shipping Bill 2024
to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instrument to which India is a party, and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interests and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. माननीय सदस्य श्री विजय बंसल जी, माननीय सदस्य foreign श्री investment, प्रसाद तराई it also reduces the ownership threshold from माननीय सदस्य भीमू प्रसाद तराई जी, माननीय सदस्य मुकेश दलाल जी, Thank you, Honorable Speaker, Madam. Amid all these destructive, negative thoughts and behavior in the Parliament, I have risen to support the Merchant Shipping Bill 2025. India has a long history as a prospering nation, with a rich maritime tradition predating European power. Indian ships once sailed widely, engaging in prosperous trade across Asia and the Middle East. However, under British rule, the growth of India's indigenous shipping industry was stifled by laws favoring British shipping, which eventually led to decline of Indian ships in the high seas. In the 19th century, the Indian shipping law was weak and unclear. After independence, the Merchant Shipping Act 1950 was passed. But since merchant shipping sector has undergone various changes over the years, as a result, the Merchant Shipping Act 1958 has become bulky and outdated piece of legislation. The Act eventually consists of more than 500 sections under the maritime division. माननीय मंत्री श्री सोनोवाल जी, Madam, श्री सोनोवाल जी, Madam, I am thankful to Captain Vijay Saolaji and also Dulalji, MP Dulalji, and for their kind extension of support to this bill. I rise today to move particularly this merchant shipping bill. It is a very, very advanced, progressive and modern legislation up to date with the International Maritime Convention and consisting of all relevant incorporation from global best practices of leading maritime nation in continuation of the series of legal reforms undertaken in the past 11 years by our ministry under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which have led to increased growth and development for the maritime and shipping sector. And we are endeavoring to undertake reforms of other major laws governing the sector. It is also a matter of great pride that under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has emerged as one of the largest supplier of seafarers. The Merchant Shipping Act 1958 presently governs merchant shipping in India and implements certain international maritime organization convention. However, the present act is outdated since it does not provide for some of the critical obligations under the international convention that have been adopted by India. The act is a bulky and fragmented legislation containing 561 sections as a result of various amendments carried out from time to time. The Act is no longer adequate to realize our developmental vision and address the contemporary challenges of the maritime sector. Additionally, the 1958 Act prioritizes regulation over enablement and, as a result, does not adequately represent the bankability of India as a maritime trade hub. Aligning the domestic law with international best practices and IMO convention leads to predictability in these transactions. Such alignment in turn enhances a country's bankability as a maritime jurisdiction. Therefore,
Enablement of increasing India's bankability in maritime sector is core focus of the bill. Thank you, madam.